जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2। पहला सवाल है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। अब इस सवाल में देखिए, आपको कोई एक संख्या ऐसी देनी है जिसमें से आप 1/2 घटाएंगे और परिणाम में 1/2 गुणा करेंगे। तो जब भी हमें कोई संख्या पता ना हो तो हम x मानते हैं। आप चाहे तो और भी कोई अचल संख्या ले सकते हैं, जैसे x, y, z, abc a से लेके z तक की कोई भी चल संख्या ले सकते हैं। लेकिन जब भी कोई अज्ञात संख्या में लिखनी हो तो अधिकतर हम x लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा माना कि वह संख्या x है। जो अज्ञात संख्या है उसको हमने मान लिया x। अब देखते हैं प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार हम हल करते हैं। इसमें लिखा है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, तो हमने वह संख्या क्या मान ली x। इसमें से हम क्या घटा देंगे 1/2। इस x में से हमने 1/2 घटा दिया और परिणाम को 1/2 से गुणा करने। अब घटाने के बाद जो इसका परिणाम आएगा उसमें गुणा करना है हमें 1/2 का। इसमें से जो भी घटाएंगे हम, इसका जो परिणाम आएगा उसमें गुणा कर देंगे हम 1/2 का। कोष्टक के बाहर यह संख्या लिखी जाती है और कोई चिन्ह ना हो तो वह चिन्ह कहलाता है यहाँ पर गुणा का, जिसे हम लगाते नहीं हैं। इसके बाद लिखा है, गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो जो संख्या में प्राप्त होगी उसे लिखेंगे हम बराबर के दाहिनी ओर। 1/8 में प्राप्त होती है तो इसको लिखा हमने बराबर के दाईं ओर। अब इसको हम करते हैं हल। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आप 1/2 ये लिखा है यहाँ पर गुणा में। तो गुणा वाली संख्या जब बराबर के दाईं ओर आती है तो वह बदल जाती है भाग में। तो यहाँ x - 1/2 अपनी जगह रहेगा बराबर 1/8। अब 2 यहाँ पर भाग में लिखा है, क्योंकि जब भी कोई संख्या इस बटे वाली लाइन के नीचे लिखी होती है तो उसे हम मानते हैं भाग में। तो 2 चला जाएगा यहाँ पर गुणा में, तो गुणा लगाकर इसको लिख देंगे हम ऊपर। और 1 लिखा है यहाँ पर गुणा में इसके साथ, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर भाग में। लेकिन बटे के नीचे हम कभी 1 लिखते नहीं है, वह हमेशा माना जाता है वहां पर। तो यहाँ पर आ गया 1/8 गुणा 2। अब 2 का भाग 8 में देंगे तो जाएगा 4 बार में। तो यहाँ संख्या बन गई x - 1/2 बराबर 1/4। ये तो अभी हमारा आधा सवाल। अब इसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए x - 1/2, ये 1/2 यहाँ पर लिखा है माइनस में। तो माइनस वाली संख्या जब बराबर की दाईं ओर आती है तो वह बदल जाती है प्लस में। तो यहाँ -1/2 जब दाईं ओर आएगा तो वह हो जाएगा प्लस का, प्लस 1/2। अब इसको हम लासा लेकर हल कर लेंगे। 4 और 2 इन दोनों का लासा आएगा यहाँ पर 4 का भाग 4 से दिया तो जाएगा 1 बार में। इस 1 का गुणा कर देंगे हम अंश से, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 2 का भाग 4 में दिया 2 बार में, गुणा लगाकर इसके ऊपर की संख्या x बराबर आ जाएगा 1 का गुणा 1 से किया तो 1 प्लस 2 का 1 से किया तो 2, यहाँ 4 बराबर x में 2 और 1 को जोड़ा तो आया 3/4। तो जो अज्ञात संख्या थी उसका मान कितना आया हमारा 3/4। दूसरा सवाल है, एक आयताकार तरल ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले कि उसकी लंबाई और चौड़ाई है कितनी। यहाँ पर भी संख्या अज्ञात है तो उसको मानेंगे हम x। अब देखिए एक आयताकार, तो सबसे पहले देखते हैं आयत कहलाता क्या है। ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसको कहते हैं आयत। यहाँ पर ये लंबाई और ये दोनों बराबर हैं और ये अगल बगल की चौड़ाई भी बराबर है, तो इस आकृति को हम कहेंगे आयत। अब इसमें आप देखिए आयताकार तरल ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। मतलब है कि जो इसकी लंबाई होगी वह चौड़ाई से 2 मीटर, चौड़ाई से दोगुने से 2 मीटर अधिक है। तो लंबाई हम यहाँ पर मानते हैं, चौड़ाई हम इसकी मानेंगे x।
क्योंकि जो लंबाई बताई गई कि दोगुने से 2 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई कितनी लेंगे हम यहाँ पर x। अब लंबाई कितनी होगी दोगुने से, s का दोगुना कितना होगा 2x, x का दोगुना होता है 2x, दोगुने से 2 मीटर अधिक है, अधिक के लिए यहाँ पर लगाएंगे हम +2, तो चौड़ाई हुई हमारी x और लंबाई हुई इसकी 2x + 2। अब आगे सवाल है यदि इसका परिमाप, अब परिमाप कहलाता है इसकी चारों भुजाओं का योग या इसकी कुल लंबाई, जो आयत है इसकी कुल लंबाई को हम कहते हैं इसका परिमाप। तो परिमाप दिया गया है यहाँ पर 154 मीटर। अब सवाल है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये तो हमने बता दिया पहले आयत के बारे में। अब हम इसकी करते हैं सवाल को हल। हम यहाँ लिखेंगे माना कि आयत की या आयताकार तरल ताल की, आयताकार तरल ताल की चौड़ाई x है। यहाँ पर हमने चौड़ाई को x क्यों माना, इसलिए क्योंकि आयत में इसमें बताया गया है कि जो तरल ताल है उसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, तो चौड़ाई क्या मान लेंगे हम x, लंबाई इससे क्या हो जाएगी दोगुने से 2 अधिक। चौड़ाई हमने मानी यहाँ पर x। अब लंबाई कितनी होगी इसकी, लंबाई बराबर, लंबाई है दोगुने से 2 मीटर अधिक, x का दोगुना कितना होगा 2x, x का दोगुना कितना होता है 2x, इससे 2 मीटर अधिक, अधिक के लिए हमें यहाँ पर लिख देंगे +2, x हो जाएगा यहाँ पर मीटर में। अब हम लिखते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार। अब आप देखिए यहाँ पर आयताकार तरल ताल का की लंबाई हमने लिख ली, चौड़ाई लिख ली, और यहाँ पर लिख रहा है यहाँ पर परिमाप, क्योंकि इसमें परिमाप भी दिया रहता है। जब भी हम सवाल हल करते हैं तो सबसे पहले जो संख्याएं हमें सवाल में दी गई हैं उनको लिख लेंगे। यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और परिमाप। इसमें आपको जब पेपर में हल करोगे इतना हल करने पर भी 1 नंबर मिल जाएगा और हमें सवाल को आगे हल करने में भी आसानी होती है। परिमाप इसका दिया गया है 154 मीटर। अब इसको हम करेंगे प्रश्नानुसार, हल करते हैं। तो आयताकार या लिख देंगे आयत का परिमाप बराबर, इसका सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ हमेशा गुणा का चिन्ह रहता है। अब जो मान हमें दिया गया है वह हम रख देंगे। परिमाप हमें दिया गया 154, तो परिमाप नीचे 154 लिखा बराबर 2। लंबाई हमारे पास आई 2x + 2, यहाँ प्लस है, प्लस लगा देंगे, और चौड़ाई है हमारे पास x। तो यहाँ पर अभी हमने इस सूत्र में मान रखा, जो हमें लंबाई, चौड़ाई और परिमाप दिया गया था उसका हमने सूत्र में मान रख दिया। अब इसको करते हैं हम हल। 2x और x के आगे कोई संख्या नहीं है, तो जब भी कोई चर पद लिखा होता है और उसके आगे कोई संख्या ना हो तो हमेशा वहां पर 1 माना जाता है। तो यहाँ पर x के आगे है 1, तो 2x और x इनको जोड़ा तो आ जाएगा 3x + 2। इसके बाद 154 बराबर 2, 3x का गुणा हमने 2 से किया तो आएगा 3 दूनी 6x। गुणा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो जब भी कोष्टक को तोड़ा जाता है तो हमेशा गुणा किया जाता है। तो 3x का 2 से गुणा किया 6x + 2 का गुणा 2 से किया तो आएगा 4, 154। अब यहाँ पर 4 प्लस में लिखा है तो बराबर के बाईं ओर लाएंगे इसको, तो हो जाएगा -4, क्योंकि प्लस बदल जाता है माइनस में। यहाँ रहेगा 6x, 154 में से 4 को घटाया तो आएगा 150 बराबर x बराबर 6x। इसके बाद 6 और x ये दोनों लिखे हैं यहाँ पर गुणा में, तो गुणा बदल जाता है भाग में। 150 150 बटे 6 को हम लिखेंगे भाग में, तो भाग में जब कोई संख्या लिखी जाती है तो वह आती है बटे में बराबर x। 6 का भाग हम 150 में देंगे तो आएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, तो x बराबर कितना आ गया 25। x हमने क्या माना था चौड़ाई, तो ये क्या आया हमारे लिए चौड़ाई। x बराबर कितनी आ गई 25 मीटर। इसके बाद लंबाई हमने मानी थी, लंबाई को हमने माना था
2x प्लस 2, x की जगह मान रख देंगे 25, तो आ जाएगा 2 गुणा 25 प्लस 2, 25 का गुणा 2 से किया तो आएगा 50 प्लस 2, 50 में 2 जोड़ा तो आ जाएगा यहाँ पर 52 मीटर। चौड़ाई आई हमारी 25 मीटर और लंबाई आई 52 मीटर। तो ये होगा सवाल नंबर हमारा दूसरा है। तीसरा सवाल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज है, इसमें ये भुजा 4 है और ये वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों भुजाएं हुई बराबर, इसलिए इस त्रिभुज का नाम होगा समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब होता है भुजाएं। समद्विबाहु, सम का मतलब बताया हमने आपको समान, द्वि का मतलब होगा दो और बाहु का मतलब होता है भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हो उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सवाल है कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, आधार मतलब कहलाती है नीचे वाली भुजा, इसका आधार है 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप, परिमाप अभी हमने आपको बताया था कि कुल लंबाई, जो आकृति दी गई है उसकी कुल लंबाई को ही कहते हैं हम परिमाप। जैसे इस त्रिभुज की कुल लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लंबाई और ये आसान शब्दों में कहें, जैसे ये 4 हुई यहाँ से यहाँ तक तो 4 प्लस ये वाली भी 4 और प्लस ये यहाँ पर हुई 3, तो 4 + 4 + 3 कितना हो गया 8, 8 और 3 11, तो 11 सेंटीमीटर कहलाएगा इसका परिमाप। इसकी कुल लंबाई ही कहलाती है परिमाप। अब हम आते हैं अपने सवाल पर। सवाल है अपना, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है। तो अभी हमने आपको बताया था कि सवाल में जो दिया गया है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। यहां लिखा हमने, दिया है, क्या दिया गया? त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार कितना दिया गया यहाँ पर? बराबर 4/3 सेंटीमीटर और इसका परिमाप, तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज का परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया गया? 4 सही 2/15। इसको कर लेंगे हम सरल भिन्न में, इसको हम बना लेंगे सरल। 15 का गुणा 4 में किया तो आएगा 7, 15 का गुणा 4 में करेंगे तो आएगा 7 और 7 में 2 जोड़ा तो आएगा 62। ये कहलाता है मिश्रित भिन्न से सरल भिन्न बनाना। एक बार फिर से देखिए, 15 का गुणा करेंगे हम 4 में तो आएगा 7 और जो गुणा करने पर आता है उसको हम ऊपर वाली संख्या में जोड़ देते हैं, तो 7 को 2 में जोड़ा तो हो जाएगा 62। इसके बाद अब निकालना क्या है? उसकी दो बराबर भुजाओं की माप क्या कीजिए। तो हमने लिखा, माना कि त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं x सेंटीमीटर है। हमने बताया था जो संख्या अज्ञात होती है उसको हम x मान लेते हैं, तो हमने यहाँ माना कि जो त्रिभुज की दो भुजाएं हैं वो कितनी है? x सेंटीमीटर। अब हम लिखते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार। अब आते हैं सवाल पे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया त्रिभुज का परिमाप, तो सवाल में जो दिया रहता है सूत्र भी हम उसी का लगाएंगे। यहाँ दिया गया त्रिभुज का परिमाप, तो हम लगाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। इसका सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। अब इस सूत्र में हम रख देंगे मान, परिमाप हमें दिया गया है यहाँ पर 62/15 बराबर तीनों भुजाएं, तो दो भुजाएं तो हमने मान ली x, क्योंकि त्रिभुज की तो बराबर भुजाएं कितनी है? x, तो हो जाएगा x + x, ये दोनों है बराबर, प्लस एक भुजा हमें सवाल में दी गई है 4/3, तो ये तो अभी हमने रखा इसका मान। अब हम करते हैं इसको हल, तो आएगा 62/15 बराबर x, x के आगे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर माना जाएगा 1,
x 1x और यहाँ पर भी 1x होगा, तो 1 और 1 मिलकर बना 2x प्लस 4/3। इसके बाद हम यहाँ पर 4/3 लिखा है प्लस में, तो प्लस वाली संख्या को जब हम बाईं ओर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो आएगा 62/15 और 4/3 इस ओर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 4/3 बराबर 2x। इसके बाद हम इन दोनों का लेंगे लासा, यहाँ पर 15 का भाग 15 में दिया एक बार में, 1 का गुणा 62 से करेंगे तो आएगा 62 माइनस 3 का भाग 15 में दिया 5 बार में, 5 का गुणा 4 से करेंगे तो आएगा 20। अब 62 में से 20 को हटाएंगे तो यहाँ आएगा 2 में से 0 गया तो 2, 6 में से 2 जाएगा 4/15 बराबर 2x। और यहाँ पर आप देखिए ये 2 यहाँ पर लिखा है गुणा में, तो गुणा बदल जाता है भाग में, तो आएगा 42/15। अब यहाँ पर 2 को लिखेंगे बटे की संख्या के नीचे, लेकिन 15 यहाँ पहले से लिखा है, तो जब भी कोई संख्या बटे के नीचे लिखी हो और एक संख्या और लिखनी हो तो वहां हम लगा देते हैं गुणा का चिन्ह। तो 2 को पहुंचा दिया हमने भाग में, यहाँ 15 पहले से था तो यहाँ लगा दिया हमने गुणा बराबर x आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद 2 का भाग 42 में देंगे तो चला जाएगा 21 बार में, तो यहाँ बचेगा x बराबर 21/15। इसको हमने थोड़ा पलट के लिख लिया। और 3 का भाग 15 में दिया 5 बार में, 3 का भाग 21 में देंगे तो 7 बार में, x का मान कितना आ जाएगा 7/5, किस में आएगा ये सेंटीमीटर में। तो जो सवाल में पूछा गया था कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं कितनी होगी, तो जो 2 बराबर भुजाएं आई हमारी वो कितनी आई हमारी 7/5। तो ये होगा हमारा सवाल नंबर 3। चौथा सवाल है 2 संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो हम मानते हैं तो वह संख्या क्या है x। माना कि वह संख्या x है, जब भी अज्ञात संख्या माननी होती है तो हम मान लेते हैं उसको x। अब प्रश्नानुसार देखते हैं 2 संख्याओं का योग है 95, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। हम लिखेंगे यहाँ पर माना कि पहली संख्या, पहली लिखते हैं यहाँ पर, पहली संख्या x हो गई। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, यहाँ आप देखिए पहले एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, यानी कि ये दूसरी संख्या है वह इससे 15 अधिक है। जब भी कोई संख्या अधिक होती है उसको हम प्लस लगा कर लिखते हैं, तो x से कितना अधिक है 15, तो हम यहाँ लिख देंगे +15। इसके बाद लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। सवाल में था कि 2 संख्याओं का योग, तो ये दोनों संख्या हमने मानी, एक है x और दूसरी है x + 15। अब इनका करेंगे हम योग, तो x + 15, पहली संख्या है x और दूसरी x + 5, x + 15, इन दोनों का करेंगे हम योग, क्योंकि सवाल में लिखा है बराबर इनका योग कितना है 95, तो 95 को लिखेंगे बराबर के दाहिनी ओर x और x। यदि कोई संख्या ना हो चल के आगे तो हम मानते हैं x, तो 1x और 1x ये दोनों मिलकर बनेंगे 2x + 15 बराबर 95, 2x बराबर 95। अब 15 यहाँ प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 15, 2x बराबर 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 जाएगा तो 8। अब x बराबर ये 2 यहाँ पर लिखा है गुणा में, तो गुणा से बदल जाता है भाग में। भाग में लिखने के लिए हम संख्या को लिखते हैं बटे के नीचे, 2 का भाग 80 में दिया तो जाएगा 40, x बराबर आया हमारा 40। x हमने किसको माना था, पहली संख्या को, यहाँ पर हम लिख देंगे पहली संख्या x बराबर कितनी आ जाएगी हमारी 40, और दूसरी संख्या हमने मानी थी यहाँ पर x + 15, दूसरी संख्या को माना था हमने x + 15, x की जगह मान रख देंगे हम 40 + 15 आ जाएगा यहाँ पर, 40 और 15 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 55। तो ये होगा हमारा सवाल नंबर 4। पांचवा सवाल है 2 संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मानते हैं संख्याएं, पहली संख्या लेते हैं हम x, माना कि पहली संख्या।
अब यहाँ पर आप देखिए अनुपात में दिया गया है 5:3। तो जब भी कोई संख्या अनुपात में दी गई हो तो उसके साथ हम लिखते हैं x। जैसे यहाँ पर 5:3 है तो पहली संख्या को मान लेंगे हम 5x, जो 5 है उसके साथ हम लिख देंगे x, और दूसरी संख्या को हम मानेंगे दूसरी संख्या, इसको लिख देंगे हम यहाँ पर 3x। ये कब करते हैं? जब कोई संख्या अनुपात में दी गई हो तो उसके साथ हम x लगा देते हैं। अब इसके बाद सवाल है कि यदि उनमें अंतर, अब हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार सवाल है दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, तो हमने भी संख्या मान ली 5x और 3x। यदि उनमें अंतर 18 है तो अब देखिए यहाँ पर जो अंतर होता है उसका मतलब है घटाना। जैसे हमने आपसे कहा कि हमारे पास 8 रुपए है और आपके पास है 6 रुपए, तो बताइए कितने का अंतर होगा? तो यहाँ पर आप करोगे 8 - 6 = 2। तो अंतर निकालने के लिए हमेशा माइनस किया जाता है। इसी तरह यहाँ पर हम इनका अंतर बताएंगे तो करेंगे -5x - 3x, इन दोनों का करेंगे हम माइनस। सवाल कहता है इनका अंतर है 18, तो 18 हम लिखेंगे बराबर के दाहिनी ओर। 5x में से 3x को हटाओगे तो आएगा 2x बराबर 18। अब यहाँ पर ये गुणा में लिखा है तो जाएगा भाग में जाएगा तो आ जाएगा बटे के नीचे। 2 का भाग 18 में दिया तो जाएगा 9 बार में, तो x बराबर आ जाएगा 9। अब यहाँ पर संख्याएं हमने मानी थी, पहली संख्या 5x, तो यहाँ पर x का हम मान रख देंगे। पहली संख्या मानी थी हमने 5x, तो x की जगह लिख देंगे हम 9 बराबर 5। अब ये n के पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो माना जाएगा गुणा, x की जगह मान रखेंगे 9, 9 का गुणा 5 से किया तो आएगा 45। तो पहली संख्या है हमारी 45। इसके बाद दूसरी संख्या मानी थी हमने 3x, दूसरी संख्या को माना था 3x। यहाँ पर भी x का मान हम रखेंगे 9, इनके पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो मानेंगे हम गुणा का चिन्ह। 3 गुणा x का मान है 9, 9 3 27। इसके दो उत्तर आए, पहला आया पहली संख्या आई 45 और दूसरी संख्या आई 27। ये किया हमने सवाल नंबर 5वां। 6वां सवाल है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पूर्णांक क्या कहलाते हैं। तो पूर्णांक में धनात्मक, ऋणात्मक और 0 शामिल होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था संख्या रेखा पर 0 लिया था, बीच में 0 के दाहिनी ओर आई थी धनात्मक संख्याएं और बाईं ओर ली थी हमने ऋणात्मक संख्याएं। तो पूर्णांक में 0, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं ये सभी शामिल होती हैं। तो ये तो हो गया हमारा पूर्णांक। इसके बाद सवाल था कि 3 लगातार पूर्णांक, और लगातार का अर्थ है कि एक के बाद एक। जैसे कि हमने कहा 3 लगातार संख्याएं कौन सी? 1 2 3, मतलब जो एक के बाद एक आती है। और भी ले सकते हैं जैसे 40 41 और 42, तो ये कहलाती है लगातार। अब हम अपने सवाल पर आते हैं। माना कि 3 लगातार पूर्णांक, तो क्या लेंगे हम? x, दूसरा हो जाएगा x+1 और तीसरा हो जाएगा x+2। तीसरा क्या हो जाएगा? x+2। इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर सवाल। यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। सवाल है इन 3 लगातार पूर्णांकों का योग, तो इसका करेंगे हम योग x, x+1 और x+2। इन तीनों का करेंगे हम योग, तो यहाँ लगाएंगे प्लस का चिन्ह। कितना आता है? 51। अब इसकी आगे कुछ नहीं है तो माना जाएगा 1x 2x और 3x प्लस 2 और 1 जोड़ा तो हो जाएगा 3 बराबर 51। 3x, ये 3 यहाँ प्लस का है, उस ओर पहुंचेगा तो हो जाएगा माइनस। 51 में से 3 को घटाया तो आएगा 48। यहाँ पर ये 3 गुणा में है तो पहुंच जाएगा भाग में। 3 का भाग 48 में देंगे तो आएगा 16। x का मान आया हमारा 16। अब हम यहाँ पर देखते हैं अपने पूर्णांक। तो पहला पूर्णांक आया हमारा, पहला पूर्णांक क्या माना था हमने? x, तो कितना आएगा ये? 16। दूसरा पूर्णांक हमने माना था x+1। x की जगह मान रखेंगे हम 16 था तो हो जाएगा 16 + 1 बराबर आ जाएगा 17। इसके बाद
तीसरा पूर्णांक हमने माना था, तीसरा पूर्णांक हमने माना था x प्लस 2। x की जगह मान रखेंगे हम 16, तो हो जाएगा 16 प्लस 2 बराबर 16 में 2 जोड़ा तो हो जाएगा 18। अतः 3 लगातार पूर्णांक हो जाएंगे 16, 17 और 18। तो ये होगा हमारा सवाल नंबर 6वां।